नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आपको बताते चलें कि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की तारीख जो है घोषित हो चुकी है और इस क्रम में आज हमारे साथ स्टेट बार काउंसिल चुनाव के सदस्य पद के जो प्रत्याशी हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला साथ में हैं। आप तो चुनाव जो है आप लड़ने जा रहे हैं सदस्य पद का, तो इसको लेके आपकी क्या तैयारियां हैं? इसके बारे में आपने कोई पहले से कोई तैयारी वगैरह करके रखी है? चुनाव को लेकर की मेरी तैयारी वर्ष 2011 से चल रही है। मेरे लिए यह चुनाव तीसरी बार मैं प्रत्याशी हूँ। चुनाव को लेकर तीसरी बार आप जो है प्रत्याशी हैं। वर्ष 2011 में भी थे, 18 में भी मैं चुनाव लड़ा और 26 में इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें भी मैं प्रत्याशी के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो सबसे जो पहला जो बेसिक सवाल है उस पर हम आते हैं कि जो आपकी विधि की जो है, आप वकील हैं तभी इसका चुनाव लड़ सकते हैं। जी। तो जो आपकी विधि की जो प्रारंभिक शिक्षा है ये कहाँ से हुई है और मूलतः आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर, मैं मूलतः गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ और विधि की मेरी जो पढ़ाई की बात है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया 2004 में और वहीं से मैंने विधि स्नातक के रूप में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे जो लोकल होता है एसोसिएशन जो बार होता है, इसका भी चुनाव होता है जी। तो आखिर ऐसा क्या रहा कि आपने जो है एसोसिएशन बार का जो है चुनाव छोड़ के आप जो है स्टेट बार काउंसिल का जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हम लोग जब अपनी विधि स्नातक की पढ़ाई पूरी किए तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें इलाहाबाद जाना होता था। रजिस्ट्रेशन कराने के पूर्व एक छोटी सी प्रक्रिया होती है फॉर्म फिलअप करने की, जिसमें बार काउंसिल के मेंबर्स की जो है सिग्नेचर या कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की सिग्नेचर की आवश्यकता होती है और करेक्टर के लिए यहाँ की लोकल किसी भी अधिवक्ता की जो जिनकी प्रैक्टिस 10 साल पूरी हो चुकी हो, उनके सिग्नेचर की करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। होता था कि यहाँ से नए लड़के जाते थे वहां पे बार काउंसिल मेंबर्स के पास या मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट कहते थे हमारे लिए अथॉरिटी नहीं है, हम नहीं करेंगे। बार काउंसिल के मेंबर के पास जाइए, चक्कर लगाइए, इलाहाबाद जाना पड़ता था वहां पे। तो बीच में इतनी गैपिंग हो जाती, इतनी दूरियां रहती थी और नए अधिवक्ताओं की इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था कि मुझे लगा कि एक ऐसा नेतृत्व होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए प्लेटफॉर्म जहां पे अधिवक्ताओं को आसानी से जो है उनको यहाँ के पूर्वांचल के खासतौर से गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़े लड़के जो होते हैं या 10 जिलों के लड़के यहाँ के पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, तो उनको एक सुविधा मिले। और उस दौरान हम लोगों को यह भी पता चलता था कि बार काउंसिल्स के मेंबर जो वर्तमान पद पे बढ़े हुए हैं वो भ्रष्टाचार और अराजकता और अनैतिकता में इतने डूबे रहते थे कि नए अधिवक्ताओं और पुराने अधिवक्ताओं का बहुत ही शोषण करते थे वो। तो मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व देना चाहिए कि इन शोषण से और भ्रष्टाचार से ये मुक्त हो सके बार काउंसिल। अभी जो हाल फिलहाल जो दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हर चीजों के लिए एक पंच लाइन होती है, एक जो है वाक्य होता है। जैसे अगर किसी आप जब टीवी विज्ञापन अगर देखते हैं तो उसमें अक्सर किसी कोका कोला ब्रांड का या किसी अगर शीतल पेय पदार्थ का अगर होता है तो उसमें, या फिर किसी का भी आप कह सकते हैं, जी। तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई डर के आगे जीत है। ठीक है। या फिर जो चुनावी समय आता है तो हर पार्टियों का अपना जो है एक टैग लाइन होती है, अपनी एक पंच लाइन एक वाक्य में कहा जाता है। जैसे बीजेपी ने अपना बोला सबका साथ सबका विकास। ठीक है। तो अगर आप अपना जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको अगर अपनी कोई प्राथमिकता बतानी हो, अगर आपको अपनी कोई एक जो प्राथमिकता है, जैसे आपने वकीलों के लिए कहा, तो अगर आपको कोई अपनी कोई प्राथमिकता बतानी है तो वो एक वाक्य में क्या होगी? जूनियर अधिवक्ताओं के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान, उनका आर्थिक और सामाजिक व चिकित्सीय सुरक्षा प्रदान करना और उनको सम्मान पूर्वक सम्मान देना। और अगर मान लीजिए कि कोई अधिवक्ता जा रहा है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या? कोई अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो हमारे बार काउंसिल में और बार एसोसिएशन में एक व्यवस्था है कि आर्थिक रूप से उसको मजबूती प्रदान करने के हेतु और सामाजिक रूप से भी हमारे यहाँ एक कंडोलेंस की व्यवस्था होती है कि हमारा अधिवक्ता एक जो हमारे बीच में वर्षों से कार्य कर रहा है, इतने दिनों तक साथ रहा है, एक परिवार की तरह रहा है। जूनियर्स जो है अपने वरिष्ठों का सम्मान करते हैं और वरिष्ठ भी अपने जूनियरों का सम्मान करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो हमारे बीच में नहीं रहते हैं तो उनके लिए हम लोग एक दिन का फुल डे कंडोलेंस की रेफरेंस की व्यवस्था है, ताकि उनके सम्मान में हम लोग उस दिन न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं। और आर्थिक रूप में होता है कि हमारी बार एसोसिएशन अपने स्थानीय स्तर पे कुछ उनको आर्थिक सहयोग पहुंचाती है उनके परिवार में, और बार काउंसिल भी 5 लाख रुपए तक की मृतक अधिवक्ता को आर्थिक सहयोग पहुंचाती है उनके परिवार में। विगत कई वर्षों से ऐसे कुछ मेंबर्स चुन करके बार काउंसिल में चले जा रहे हैं
जो हमारे बीच का कोई अधिवक्ता, जो हमारे परिवार का सदस्य, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो आर्थिक सहयोग के रूप में धनराशि मिलनी होती है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो वो कहाँ जा रही है? वो वहीं पड़ा रह रहा है और उनके जो एजेंट, कुछ जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके एजेंट तय हो जाते हैं। वो एजेंट क्या करते हैं कि उनके परिवार वालों से संपर्क करके कहते हैं कि आप 5 लाख रुपए की राशि में से मुझे 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करा दीजिए, या कुछ पैसे की ऐसा है उनका एक अमाउंट तय हो जाता है कितनी व्यवस्था करा दीजिए, मैं आपको विदिन 1 मंथ में यह धनराशि उपलब्ध करा दूंगा। अगर वो नहीं करा पाते हैं तो 5 लाख की धनराशि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। वही जो मेंबर्स जो होते हैं आपस में मिल करके बंदर बाट कर लेते हैं, मगर वो सही व्यक्ति के पास वो पैसा 5 लाख रुपया नहीं पहुंच पाता है। ये कमी दूर करने की जरूरत है। अगर कल को जो है आप सदस्य बन जाते हैं तो जो अभी जो नए जो जूनियर वकील आ रहे हैं उनकी आर्थिक जो असुरक्षा है और जो उनका जो कहीं कहीं से शोषण होता है उसको लेकर आपकी व्यवहारिक योजना क्या होगी? सर, हमारे यहाँ अधिवक्ता कल्याण निधि का एक धन होता है जो सरकार के पास सुरक्षित पड़ा हुआ है, लगभग 4 अरब से अधिक रुपया हुआ है। वो सरकार के पास पिंड पड़ा हुआ अधिवक्ताओं का पैसा है। उस 4 अरब के रुपए से जो हमारे यहाँ नवागत अधिवक्ता आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उन अधिवक्ताओं को कम से कम 5 साल तक 6,000 रुपया मासिक स्टाइपेंड के रूप में दिया जा सकता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा का जो है पूरा का पूरा व्यवस्था हो सकता है। वह 4 अरब रुपया कहीं पड़ा हुआ है जो हमारे वर्तमान और पूर्व में जो भी लोग मेंबर्स रहे बार काउंसिल के, उन्होंने कभी इस मुद्दे पर ध्यान भी नहीं दिया कि नवागत अधिवक्ता जो आते हैं और शुरुआत के दिनों में उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के। तो वो पैसा अगर हम लोगों के पास रहे तो नवागत अधिवक्ताओं को मंथली 6,000 रुपए उस 4 अरब रुपए में से सिर्फ उसके ब्याज के पैसे से जो है उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है और विदिन 5 साल तक दिया जा सकता है। इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान हो जाएगा। वो 4 अरब रुपया लाने की जरूरत है। तो एक और जो सबसे बड़ा जो है सवाल वो ये है आज के दौर में, खासतौर से वकीलों के लिए, पत्रकारों के साथ भी ऐसा अक्सर होता है कि ज्यादातर जब कोई इंसान पीड़ित होता है तो या तो पत्रकारों के पास पहुंचता है और पत्रकारों से नेता फिर वकीलों के पास पहुंचता है। लेकिन बीते कुछ सालों में वकीलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पे भी हो रहे हैं। कई पत्रकारों को भी जो है मौत की घाट उतारा गया है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, किडनैपिंग के बाद उनकी हत्या कर दी गई है। कई वकीलों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो क्या वकीलों पर हो रहे हमलों और अपमान की घटनाओं पर बार काउंसिल की भूमिका क्या तय होनी चाहिए? वकीलों पर हो रहे हमले को लेकर के बार काउंसिल की भूमिका बिल्कुल एक अभिभावक के रूप में होनी चाहिए। बार काउंसिल हमारी मातृ संस्था है, लेकिन इधर कई वर्षों से लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे अधिवक्ता समुदाय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है। और हमारे जो बार काउंसिल के चुने हुए पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो इस बिंदु पर लेकर के मौन हो जाते हैं। अभी हापुड़ में एक घटना हुई थी, हापुड़ जनपद में, और उसमें अधिवक्ताओं के ऊपर बहुत बर्बरता पूर्वक हमले हुए, बहुत उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आए दिन तमाम जिलों में ऐसे होते भी रहते हैं हमले, कई लोग अधिवक्ताओं की हत्या भी हो गई। मगर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के हमारे जो वर्तमान चुने हुए पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, मौन हो जाते हैं और वह जाकर के सरकार की गोद में बैठ जाते हैं और सरकार जिस तरह से उन लोगों को चलाना चाहती है उस हिसाब से चलते हैं और हमारे नेतृत्व को कहीं न कहीं कमजोर कर देते हैं। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों के लिए लागू होना चाहिए, जिससे इस तरह से हमले जो हो रहे हैं उससे सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सरकार को या जो भी आप लोगों के वरिष्ठ हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, जब व्यक्ति किसी दूसरे के न्याय के लिए लड़ रहा है, दूसरे के न्याय के लिए लड़ रहा है और कल को अगर उसके परिवार के साथ अगर कुछ हो जाता है, तो ज्यादातर जो वकील होते हैं वो तो अपने मामले को तो लेके कोर्ट में जाते नहीं है, डेली कोर्ट वो जाते हैं, वो एक अलग का विषय वस्तु है, लेकिन वो दूसरे के लिए लड़ते हैं। लेकिन अगर पदाधिकारी अपने साथ के लोगों को अगर सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे और जो व्यक्ति दूसरों की लड़ाई अगर उसकी सुरक्षा अगर नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या ये जो है भारत के जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं, ये तीसरा स्तंभ आप वकालत का कह सकते हैं, क्या उस पे एक ये प्रहार नहीं है? बिल्कुल प्रहार है। तभी तो हमारा अधिवक्ता समुदाय पूरी तरह मर्माहत है पूरे प्रकरण को लेकर के कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, हम समाज के अंतिम पायदान पे पीड़ित व्यक्ति का हम मुकदमा लड़ते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है वो उसकी सुनवाई अधिवक्ता करता है। सारे अधिवक्ता सारी कचहरियों में आपको बहुतायत संख्या में मिल जाएंगे, जो बहुत से पीड़ित व्यक्तियों का, जो गरीब है, निचले तबके से हैं, उनके निःशुल्क वो सेवा करते हैं और अपना रुपया पैसा समय लगा करके उनकी मदद करते हैं। मगर जब अधिवक्ता के ऊपर वही बात आती है तो लोग
लोग पीछे चले जाते हैं। आज हमारा नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि वह समझौतावादी हो गया है। वह सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने लगा है कि सरकार चाहती है कि ये वर्ग कमजोर हो तो वो उसके साथ खड़े हो जा रहे हैं। उनको यह नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके संघ का एक व्यक्ति जो आज बहुत पीड़ित है, बहुत मजबूर हो गया है, उसकी कैसे मदद किया जाए। एक प्रोटेक्शन एक्ट, हमारी संख्या लगभग आज 4 लाख के आसपास है हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता वर्ग। आज हम अपनी मांगों को नहीं मनवा सकते हैं। केवल और केवल नेतृत्व तो कमजोर होने की ही दशा है कि इस तरह के हमले भी हो रहे हैं और हम उन हमलों से निजात पाने में असफल हो जा रहे हैं। कल को अगर आप मान लीजिए किसी पद पर आसीन होते हैं या सदस्य बनते हैं या आपके अधिकार क्षेत्र में अगर आता है, तो डिजिटल कोड और तकनीकी बदलावों से वकीलों को जोड़ने की आपकी रणनीति क्या होगी? ये हमारी रणनीति इसमें बहुत व्यापक है कि जो हमारे पुराने अधिवक्ता हैं वो अभी डिजिटली रूप से अभी उस तकनीक को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, और एक कार्यशाला का आयोजन हो हर दीवानी कचहरी, सिविल कोर्ट या तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में, कमिश्नरी में एक कार्यशाला का आयोजन हो तकनीकी डिजिटली, ताकि उनको उसका ज्ञान प्राप्त हो और उसको बेहतर तरीके से एक और एडवांस रूप में अपनी कार्यों को विस्तार करें और लोगों की मदद कर सकें। उसके लिए एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। यदि कोई निर्णय अगर आपको लेना पड़े जो दीर्घकाल में वकीलों के हित में हो, तो क्या होगा? वो निर्णय दीर्घकाल से में अगर वकीलों के हित में तो निर्णय लेना चाहिए। जैसे एक निर्णय यह है कि हमारा अधिवक्ता समुदाय दूसरे की पीड़ाओं को समाप्त करते करते खुद इतना पीड़ित हो जाता है कि वो अपने परिवार पर, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। इसके लिए हमारी एक योजना है कि मैं एक चिकित्सीय रूप में, चिकित्सीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो हर परिवार में हर सबको एक जरूरत पड़ती है, और उस चिकित्सीय व्यवस्था का एक ही मात्र निराकरण है कि आर्थिक रूप से उसको मजबूत कैसे कर दिया जाए। क्योंकि अधिवक्ता जब अनबेड हो जाएगा, अधिवक्ता जब नहीं रहेगा, तो उसके परिवार के लोग उसके पीछे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं धनाभाव के कारण। और उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है कि एक ऐसा हम फंड बनाएंगे, एक ऐसी एक संस्था बनाएंगे जो अधिवक्ताओं द्वारा संचालित होगी, अधिवक्ताओं के लिए होगी और अधिवक्ता के लाभ के लिए होगी। और उसका योजना यह है कि हम लोग एक स्वयं सहायता समूह का निर्माण करेंगे जो हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल नहीं कर पाई आज तक। उसमें ऐसा होगा कि कोई अधिवक्ता अगर चिकित्सा के लिए किसी गंभीर बीमारी से किसी हॉस्पिटल में अगर भर्ती है, तो उसको उस गंभीर बीमारी में हो रहे इलाज में जितनी भी धनराशि का उस देना होता है हॉस्पिटल में, वो धनराशि उस स्वयं सहायता समूह प्रोवाइड कराएगी। अगर वह अधिवक्ता नहीं रहते हैं हमारे बीच, तो उनके परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि की मुहैया कराया जाए विदिन 15 दिन के अंदर। एक ऐसी व्यवस्था डेवलप किया जाए कि आर्थिक रूप से उनका परिवार उनके न रहने पर या हॉस्पिटल में भर्ती होने पर किसी भी तरह से अपने आप को अकेला न महसूस करे, कहीं से कमजोर न महसूस करे। बीते दिनों जो है कई चैनलों पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और कई लोगों ने जो है एक मुद्दा उठाया था कि अभी जो नए वकील अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहे हैं उनको एक एग्जाम पास करना पड़ता है जी, लेकिन हाल फिलहाल ये देखा जा रहा है कि साल दर साल इसकी प्रक्रिया जो है बहुत ज्यादा कठिन हो जा रही है। जी जी। तो क्या कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये वकील नए जो बन के आ रहे हैं, जो नए वकील हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया जो है, जो परीक्षा हो रही है, वो वकीलों के जो लोग पढ़ के आ रहे हैं उसके मानकों के विपरीत ना होकर एकदम जुडिशरी, मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि एकदम जज बनाने की प्रक्रिया के तहत हो जा रही है? बिल्कुल सही आपने बात पूछी, और ये बहुत ही गलत बात है। कोई अधिवक्ता अपनी 3 साल की पढ़ाई करके और 27 पेपर्स दे करके वो एग्जाम पास करके, पास आउट होकर के आता है, रजिस्ट्रेशन कराता है बार काउंसिल में, उसके बाद वो प्रैक्टिस करने आता है। उसको अलग से AIB जैसे एग्जाम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और वो भी एग्जाम इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे किसी जुडिशरी का पेपर वो ले रहे हो, जैसे कहीं नौकरी देने के लिए कर रहे हो। निहायत ये बेवकूफा भरा निर्णय बार काउंसिल का रहा है, सिर्फ और सिर्फ धन शोषण करने के लिए, नवागत अधिवक्ताओं का करने के लिए व्यवस्था लागू की। इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देनी चाहिए। AIB जैसे एग्जाम्स की कतई जरूरत नहीं है। जो अधिवक्ता 2700 पेपर पास करके 3 साल में डिग्री लेकर के आकर वो पास आउट होकर के आ रहा है, उसे इस तरह के एग्जाम्स की क्या जरूरत है? आप जुडिशरी उसको नौकरी नहीं देने जा रहे हैं, वह प्रैक्टिस करने जा रहा है, वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है।
तो इस तरह की व्यवस्था को तो इस व्यवस्था को तो बंद कर देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा है, और धन के रूप में, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से शोषण करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसे समाप्त कर दी रहे हैं। अंत में एक सवाल है आपसे कि आप मतदाता होते हैं आपके, जो आपको वोट देंगे, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? और अगर वो आपको वोट देते हैं तो उन्हें आप क्या भरोसा देना चाहेंगे कि यदि वो आपको मत देते हैं तो उनका मत खराब नहीं होगा, और जिस भरोसे से उन्होंने आपको वोट दिया है उस भरोसे को आप पूरा करेंगे? जो हमारे मतदाता अधिवक्तागण है, उनको मत इस आधार पर देना चाहिए कि अभी तक जो बार काउंसिल के मेंबर जो पद पर बने हुए थे, उन्होंने अपने समाज, अधिवक्ता समाज के लिए कौन सा ऐसा रचनात्मक कार्य कर दिया जिनसे उन्हें पुनः उसी पद पर बैठने का हक पैदा हो जाता है, और उन्होंने ऐसा क्या कार्य ऐसा कर दिया कि वह पुनः चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं, और कौन से ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे उनको पुनः चुन लिया जाए। हम अपने आम मतदाताओं, अधिवक्तागण से यह निवेदन करना चाह रहे हैं कि मुझे चुनाव में वो चयन करे या किसी और को करे, मगर उन पुराने 25 लोगों को चयन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वह भ्रष्टाचार और अराजकता के दलदल में बिल्कुल पूरी तरह डूबे हुए हैं, और उन लोगों को बाहर करने की जरूरत है। वहां ऐसे लोगों को, नए लोगों को लाने की जरूरत है जिनकी सोच दूरगामी हो, अधिवक्ता हित में हो, अधिवक्ताओं के सम्मान से समझौता न करने वाला हो, अधिवक्ताओं की आर्थिक रूप से, चिकित्सीय रूप से जो मदद करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का वहां चयन होना चाहिए। वह जाए और एक ऐसी दूरदर्शी सोच के साथ जाए जिससे अधिवक्ता समाज का पूरी तरह, नवागत अधिवक्ताओं का पूरी तरह कल्याण हो, और वह भविष्य की अपनी शंकाओं से, अपनी असुरक्षा से अपने आप को महफूज पाए। अंत में एक पर्सनल सवाल है आपसे, वकालत ने आपको क्या सिखाया है? समर्पण सिखाया। वकालत ने मुझे समर्पण सिखाया। मैं एक लाइन में आपको जवाब देता हूं, सिर्फ समर्पण सिखाया। एक दूसरे का, अपने वरिष्ठों का सम्मान कैसे किया जाता है, जूनियर अधिवक्ताओं का किस तरह से उनके सम्मान की सुरक्षा की जाती है, यह सीख हमें वकालत में आने के बाद प्राप्त हुई। आज की जो बातचीत है इसको आज हम यहीं विराम देते हैं। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये जो हमारी बातचीत थी, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था, बल्कि जो बार काउंसिल के जो चुनाव होने हैं उस पे की जो नीतियां हैं, जो सोच है, और उसके समाधान पर केंद्रित था। कल हम मिलेंगे एक नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।